फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर। आज हम लोग बीकॉम प्रोग्राम कोर्स में सेमेस्टर 6 में इकोनॉमिक्स एक पेपर है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज इकोनॉमिक्स में हम लोग मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा कर लिए थे। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में भी चर्चा कर लिए थे। डिमांड के मीनिंग ऑफ डिमांड एंड डिमांड शेड्यूल डिमांड कर के बारे में चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग जो टॉपिक चर्चा करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन जो से आप इसको ध्यान से पढ़िए और अच्छे से समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? तो देखिए, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं जब किसी भी गुड्स की कीमत, जब किसी भी गुड्स की प्राइस, वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, उसका मांग बढ़ जाता है, या फिर किसी वस्तु की कीमत या उसके प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसके डिमांड घट जाता है या उसकी मांग घट जाती है। तो इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? मांग के नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी भी वस्तु की कीमत में किसी भी गुड्स के प्राइस घटने के कारण किसी भी गुड्स की डिमांड बढ़ जाना, और जस्ट उसके उल्टा यदि किसी भी गुड्स की प्राइस बढ़ने के कारण उस वस्तु के डिमांड घट जाना, ये क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? नेगेटिवली डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्या प्राइस और क्वांटिटी के बीच यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब कि यदि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, यदि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। क्या ये दोनों प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, ये था लॉ ऑफ डिमांड। मार्शल भी वही कह, मार्शल के देखिए क्या कहना है कि द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज विद फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस विद राइज इन प्राइस। वही चीज बोल रहे हैं कि कोई भी अमाउंट जब डिमांड इंक्रीज करता है, कब प्राइस जब घटता है, और या फिर कोई डिमांड डिक्रीज करता है जब उसका प्राइस बढ़ता है। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। अब देखिए यहाँ पे कुछ अजम्पशन दिए, कोई डेफिनेशन दिए हुए डिफरेंट ऑथर के द्वारा, आप लोग पढ़ लीजिए, वही चीज लिखा हुआ है इसमें। आगे अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड कहां कहां एप्लीकेबल होते हैं, कहां कहां एप्लीकेबल होंगे। जहां पे ये अजम्पशन हम लोग टोटल 8 से 9 पॉइंट पढ़ेंगे, ये पॉइंट यदि वहां पे है तो ही लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होंगे, नहीं तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज नहीं होगा। क्या क्या है फर्स्ट पॉइंट? पहला पॉइंट देखिए, देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। इसका मतलब क्या कि कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में से कहीं कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी मान के चले कोई चीज का हम डिमांड कर रहे हैं तो वही चीज का डिमांड करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग, मतलब कंज्यूमर का जो अभी फिलहाल जो टेस्ट है उसके टेस्ट में कोई चेंजेज नहीं आना चाहिए। मतलब कि अभी कोई चीज अच्छा लग रहा है, तुरंत वो चीज खराब नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह मतलब उसके टेस्ट और प्रेफरेंसेस में कोई चेंजेज नहीं आना चाहिए। दूसरा जम्पशन क्या कहता है कि द इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि कंज्यूमर के इनकम में कोई चेंजेज नहीं है, जो अभी है कांस्टेंट इनकम जो उनका हो रहा है कंज्यूमर का, वही इनकम होना चाहिए। नहीं तो फिर वहां पे यदि इनकम घट जाता है कंज्यूमर का या बढ़ जाता है तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तीसरा, देयर इज नो चेंज इन कस्टम, कस्टम में कोई चेंजेज नहीं आना चाहिए। ठीक है, कि कस्टम हो, ट्रेडिशन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आना, जो हो रहा है वही कंटिन्यू होते हैं तो ही लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा यहाँ पे। नेक्स्ट कहता है द कमोडिटी टू बी यूज टू नॉट कन्फर्म डिस्टिंग ऑन द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर जो कमोडिटी यूज कर रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जो गुड्स यूज कर रहा है वही सेम गुड्स होना चाहिए, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं यूज करना चाहिए, उसका होना चाहिए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। देयर शुड नॉट बी एनी सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। यदि सब्स्टिट्यूट होगा तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। देयर इज सब्स्टिट्यूट, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अदर गुड्स जो भी सब्स्टिट्यूट होंगे, उस अदर जो भी गुड्स होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे, इसमें कोई तरह से चेंजेज नहीं आना चाहिए। हम लोग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बारे में प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, आप वहां से देख लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उसके रिलेटेड गुड्स जो भी हैं या फिर सब्स्टिट्यूट हो या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, उसके प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, तो लॉ ऑफ यहाँ डिमांड एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट कहता है
कि देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के क्वालिटी में कोई चेंजेज नहीं आना चाहिए। द हैबिट्स ऑफ फूड में जो कंज्यूमर के हैबिट्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं आया। यदि कोई मान के चलिए सिगरेट का हैबिचुअल है, या फिर कोई लिक्वर का हैबिचुअल है, या फिर कोई मान के चाय का ही हैबिट है जिसी को, तो कोई भी चीज का ऐसा हैबिट हो उसमें कोई चेंजेज नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर लॉ ऑफ डिमांड वहां भी अप्लाई नहीं होगा। ये था टोटल एजम्पशन, जहां पे ये टोटल चीज रहता है पॉसिबल, तो ही लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे अप्लाई होता है। अब देखिए हम इस लॉ ऑफ डिमांड को डायग्राम और ये टेबल और डायग्राम के थ्रू इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे आइए देखते हैं। हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, हम लॉ ऑफ डिमांड क्या पढ़े, जब किसी की गुड्स की प्राइस घटती है तो उसका डिमांड क्या होता है, राइज कर जाता है। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे डिमांड यहाँ पे दिया हुआ, ये देखिए यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ 5 रुपए यदि प्राइस था तो कितना 100 रुपए 100 यूनिट्स गुड्स क्वांटिटी डिमांड हो रहा है। उसे जैसे प्राइस घटता है क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाता है, फिर 4 से 3 आता है, फिर डिमांडेड बढ़ जाता है। तो इस तरह क्या हो रहा है, देख रहे जैसे जैसे प्राइस घट रहा है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, तो ये मेरा क्या कर रहा है, लॉ ऑफ डिमांड को शो कर रहा है। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ डिमांड, जिसको हम टेबल के द्वारा इसको दिखा रहे हैं कि कैसे हम लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कैसे होता है। देखिए ये लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम, लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम में देखिए क्या कि हम क्या क्या बोले थे कि नेगेटिवली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मतलब कि ये देखिए यहाँ पे ये देखिए क्या, यहाँ पे ये जो हो रहा है, ये जो आ रहा है, ये क्या है, नेगेटिवली डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और जब ये होता है तो ये क्या होता है, पॉजिटिवली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। जैसे देखिए जैसे जैसे 1 रुपया प्राइस था, हम 100 यूनिट होल्ड कर रहे थे। 1 रुपया प्राइस था, हम 600 यूनिट्स क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे। 2 रुपया प्राइस हुआ 500 यूनिट की। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ते गए हम क्या अपना क्वांटिटी डिमांड घटाते गए। ठीक है, तो ये होता है मेरा लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि इसके एक्सेप्शन क्या क्या है, मतलब कि जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। तो चलिए इसको अच्छे से देखते हैं हम लोग। एक्सेप्शन जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, तो कहां कहां लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, ये देखिए। सबसे पहला जो टर्म है वहां पे वॉर का सिचुएशन। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करने का मतलब डिमांड का क्या होता है, कर्व क्या होता है, नेगेटिवली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जबकि सप्लाई का क्या होता है, पॉजिटिवली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, तो ये सॉरी लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, नेगेटिवली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये जब ये अप्लाई नहीं होगा तो ये क्या पॉजिटिवली स्लोप हो जाएगा। ये होता है अप्लाई नहीं होने। जब वॉर का सिचुएशन आता है, गुड्स यदि शॉर्टेज कर जाते हैं, उसके प्राइस बढ़ भी जाती है, फिर भी उसका डिमांड क्या होता है, कंटिन्यू बढ़ते जाता है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 हो गया 3 4 10 20 30 40। ठीक है, मान के चलिए हम 1 यूनिट्स कुछ मान के लिए 10 रुपए में परचेज कर रहे हैं। लेकिन जब वॉर का सिचुएशन में जब प्राइस बढ़ भी रहा है तो भी हम अपना अपना क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा रहे हैं, मतलब ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। 20 रुपया प्राइस हो रहा है तो यूनिट 30 रुपये प्राइस हो रहा है तो भी हम 3 यूनिट, मतलब देख रहे हैं जैसे जैसे प्राइस मेरा बढ़ रहा है, डिमांड भी क्या क्या धीरे धीरे इंक्रीज कर, तो ये क्या होता है, डिमांड स्लोप मेरा पॉजिटिव चला जाता है, जिसके कारण यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। डिप्रेशन में भी वही सिचुएशन होता है, प्राइस घट भी जाते हैं तो डिमांड तो डिमांड बढ़ता नहीं, जबकि यहाँ पे घटते जाता है डिप्रेशन के सिचुएशन में भी, जिसके कारण यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। गिफेन पैराडॉक्स में क्या होते हैं, यदि कोई डेवलप्ड कंट्री है तो वो क्या होता है, उसमें 2 गुड्स, एक गिफेन गुड्स मान लिया जाता है, एक सुपेरियर गुड्स मान लिया जाता है। मान के लिए डेवलप्ड कंट्री है तो वो क्या अपने सुपेरियर गुड्स, मीट फिश वगैरह को क्या सुपेरियर गुड्स मानते हैं, जबकि गिफेन गुड्स क्या बोलेंगे, यहाँ पे व्हीट को गिफेन गुड्स मान रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है, जब व्हीट का प्राइस बढ़ जाता है, गिफेन पैराडॉक्स में क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो व्हीट यदि यहाँ पे व्हीट यहाँ पे यदि
गिवन गुड्स है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यदि व्हीट का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, मीट और फिश जो मेरा सुपेरियर गुड्स है उसका जो डिमांड शिफ्ट होके कहाँ हो जाएंगे, व्हीट को ज़्यादा लोग परचेज करने लगेंगे, जिसके कारण वो प्राइस व्हीट बढ़ने के कारण उसका डिमांड भी बढ़ जाता है। ये क्या पॉजिटिव स्लो, मतलब ये क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है, जिसके कारण ये गिवन गुड्स कहलाता है, ये गिवन पैराडॉक्स कहलाता है। मतलब कि व्हीट के प्राइस के कारण मीट और फिश के जो सुपेरियर गुड्स के गिवन गुड्स के प्राइस में बढ़ने के कारण सुपेरियर गुड्स के जो कस्टमर होंगे वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, व्हीट पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के हम क्या कहेंगे, गिवन पैराडॉक्स में डालेंगे। उसी तरह यदि कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वहां पे मान के चलिए एक बाजरा है और एक गेहूं का हम एग्जांपल लेते हैं, यदि बाजरा का प्राइस यदि घटता है तो वहां पे क्या करते हैं, तो बाजरा की डिमांड बढ़ने की जगह नहीं घट जाते हैं, क्योंकि बाजरा से जो कंज्यूमर होते हैं शिफ्ट कहाँ हो जाते हैं, व्हीट को परचेज करने लगते हैं, जिसके कारण यहाँ पे व्हीट क्या है, सुपेरियर गुड्स है, और बाजरा मतलब गेहूं क्या है यहाँ पे, सुपेरियर गुड्स है, और बाजरा क्या है यहाँ पे, गिवन गुड्स है। तो गिवन गुड्स का प्राइस घटने के कारण उसका डिमांड बढ़ने के बजाय घट जाता है, क्योंकि लोग अब यहाँ पे गेहूं परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यदि समय मिलेगा तो हम लोग गिवन पैराडॉक्स के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए कि गिवन गुड्स में, गिवन पैराडॉक्स में क्या होता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है। मान के चलिए यदि डिमांड, ये सब क्या सॉफ्ट के जैसे कि गुड्स है, सॉफ्ट करने के लिए डायमंड का जैसे प्राइस घट जाता है तो उसका डिमांड भी घट जाता है। क्यों? क्योंकि लोग अब लगता है कि हम लोग में क्या शो ऑफ करने की चीजें हैं। यदि मान लीजिए अभी सोना 2 रुपए केजी हो जाए, और यदि लोग आयरन यहाँ पे 40,000 रुपए केजी हो जाए, तो लोग शो ऑफ करने के लिए सोना नहीं छोड़ के आयरन पहने, क्योंकि उनको शो ऑफ करना है। तो वही सिचुएशन है, जब डायमंड की प्राइस घट जाती है तो उसके डिमांड भी यहाँ पे क्या घट जाते हैं। तो इस तरह के इफेक्ट को क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। इग्नोरेंस इफेक्ट क्या होता है, इग्नोरेंस इफेक्ट में कि हम लोग गुड्स की प्राइस को नहीं देखते हुए उसके जो लेबलिंग है, उसकी जो पैकिंग है, उसके आधार पे हम गुड्स को परचेज करते हैं। उसमें प्राइस को इग्नोर करके फिर भी यदि गुड्स का प्राइस ज़्यादा है फिर भी उसको परचेज करते जाते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन को इग्नोरेंस इफेक्ट कहते हैं, और इस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। स्पेकुलेशन मतलब कि सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन जहाँ वहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। स्पेकुलेशन में क्या होता है कि बहुत सारे जो ग्रुप होते हैं, एक कम दाम, जब किसी भी गुड्स का दाम कम जाता है वो बहुत लार्ज अमाउंट में परचेज कर लेते हैं, और जब उस गुड्स की शॉर्ट हो जाता है, सप्लाई मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है, तो ये अपना हाई प्राइस पे अपना गुड्स को सोल्ड करने लगते हैं, जिसके कारण हाई प्राइस पे भी लोग परचेज करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी इस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। नेसेसिटी ऑफ लाइफ क्या है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ में कहने का मतलब है कि ऐसा जो नेसेसिटी गुड्स, जो ह्यूमन के लिए जरूरत की जो भी गुड्स है, जरूरत की जो भी वस्तुएं हैं, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं। एग्जांपल के हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे लेते, मान के लिए सॉल्ट है, नमक है, जैसे कि यदि नमक का प्राइस 1 रुपया केजी हो जाए, फिर भी यदि एक घर में 1 केजी मंथली 1 मंथ में यदि खर्च होता है तो वो 1 केजी परचेज करे। ऐसा नहीं कि यदि का दाम कम हो गया 10 रुपये से 1 रुपया हो गया, तो ऐसा नहीं कि हम 10 पैकेट लेके खरीद के रख लिए, वैसी बात नहीं है। यदि प्राइस 10 रुपये से नमक का 100 रुपये केजी हो जाता है, फिर भी उस घर में 1 ही केजी नमक का खर्च है, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं है, तो फिर भी वो उतना परचेज करेगा ही। तो इस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो ये सब है जो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। इसका पूरा नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।